प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला। कहा अगर नहीं है 9वीं फेल तो कैमरे पर बोल दें कि किस यूनिवर्सिटी से की है पीएचडी। उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी की पहचान बस इतनी कि वो हैं लालू यादव के लड़के। समझ नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव इतना क्यों घबरा रहे। प्रशांत किशोर। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा उन पर दिए अपमानजनक बयान पर बुधवार को जवाब देते हुए कहा कि लालू जी के बेटे, उनकी बेटी, उनके नाती, उनके घर पर काम करने वाले लोगों पर अगर मैं बयान पर बयान देने लग जाऊं तब तो हो गया। मेरे ऊपर जिसको जो बयान देना है दे। मैंने जो बात कही उसे मैं रोज दोहरा रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव अच्छे हैं, खराब हैं, ज्ञानी हैं या मूर्ख हैं। मैंने बस ये कहा है कि उनकी पहचान बस इतनी है कि वो लालू यादव के लड़के हैं। मैंने कहा कि वो 9वीं फेल हैं। अगर वो नहीं है तो कैमरे के सामने आकर बोल दें कि पीएचडी किए हुए हैं। मैंने उनके क्रिकेट करियर की भी बात कही थी। पत्रकारों से मैंने कहा भी कि उनकी पहचान बस इतनी है कि वो लालू यादव के लड़के हैं। तेजस्वी यादव ने पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अगर पराक्रम किया है तो बता दें, उसको हम लोग सीख कर नोट कर लेंगे। प्रशांत किशोर ने मधुबनी के झंझारपुर में पत्रकारों से बातचीत में आगे कहा कि वो लोग खुद उछल रहे हैं कि मैंने उनको अज्ञानी कहा है। मैंने तो बस जनता के सामने फैक्ट रखा है। मेरे बाबूजी डॉक्टर थे तो मैं हर रोज कह रहा हूँ कि मेरे बाबूजी डॉक्टर थे और मेरे दादाजी बैलगाड़ी चलाते थे। उसी तरह से अगर आपके बाबूजी मुख्यमंत्री थे तो आपको बताया जाएगा कि आपके बाबूजी मुख्यमंत्री थे। यही कारण है कि आप उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अगर मैं गलत हूँ तो वो खंडन कर दें, वो बता दें कि मैं झूठ फैला रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव इतना घबरा क्यों रहे हैं। इसके अलावा भी प्रशांत किशोर ने शराबबंदी, जातीय गणना, आरक्षण बिल, राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता, अशिक्षा, बेरोजगारी व अन्य मुद्दों पर बेबाकी से बात की। पत्रकारों के हर एक सवाल का जवाब दिया। निकट भविष्य में होने जा रहे लोकसभा चुनाव और फिर अगले बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज की भूमिका पर आज खुलकर बात की। अपनी जनसुराज यात्रा का उद्देश्य बताया और कहा कि बिहार बदलाव मांगता है। जनसुराज राजनीतिक विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आएगा। बदलाव एक लंबा और सतत प्रक्रिया है, यहाँ भी समय लगेगा। इसी के साथ मधुबनी से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। आया, फिर उसके साथ सारे दल जुड़े, तब राजीव गांधी आ रहे। ऐसा नहीं है कि आप खाली दल बना लीजिएगा और जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी, आपको वोट दे देगी। ये मेरा आकलन है। अगर हमारा गलत होगा तभी दिख जाएगा आपको भाई में। नहीं, आपको लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अलग हुए एनडीए से, तो एनडीए में भी हड़बड़ाहट है, इसीलिए 15-14 सीटों पर नामांकित किया गया है और वहाँ पे लगातार अमित शाह आ रहे हैं। कौन क्या कर रही है जाके अमित शाह से पूछिए, बीजेपी से पूछिए, हम उनके प्रवक्ता तो हैं नहीं। नीतीश कुमार जी की जो ताकत है वो बिहार में राजनीतिक ताकत, राजनीतिक पारी करीब करीब खात्मे पर है। उसको आप ज्यादा भाव मत दीजिए। नीतीश कुमार किधर हैं और किधर रहेंगे उनको खुद नहीं पता है। नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वो आज किसके साथ है और 4 महीने के बाद किसके साथ रहेंगे। आज किसको ज्ञानी बता रहे, कल उसको मूर्ख बताने लगेंगे। आज जिसको देश का, राज्य का भविष्य बताएंगे उसी को कल गाली देने लगेंगे। तो नीतीश कुमार पर उम्र का असर हो गया है। अब बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। 2-4-5 महीना बचा हुआ है, अपना लोकसभा का चुनाव हो जाने दीजिए। उसके बाद जदयू के विघटन का दौर शुरू होगा और साथ ही नीतीश कुमार के राजनीति का पटाक्षेप होगा। तो पिछले साल भर से कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। जब नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन बनाया, पत्रकारों ने आकर पूछा सर इसका देश पर असर क्या होगा। मैंने उस समय कहा देश पर इसका असर 0 होगा। ये राज्य स्पेसिफिक घटना है। नीतीश कुमार और आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव की अभी उतनी ताकत नहीं है कि वो देश की राजनीति को प्रभावित कर सके। बिहार में वो बड़े चेहरा हो सकते हैं। दूसरा बात, जब इंडिया अलायंस बना तब मैंने कहा कि नेताओं के एक साथ मिलने से, चाय पीने से, प्रेस वार्ता करने से देशव्यापी माहौल नहीं बन सकता है। ये ठीक बात है। अगर सब दल एक साथ आते हुए दिखेंगे, नेता साथ में आते हुए दिखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ मजबूत चीज बन रहा है। और इंडिया अलायंस ने किया क्या अभी तक? पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया कर लिया और वो नाम अगर अच्छा किया तो उसका फायदा भी मिला। इतनी चर्चा हो रही है देश भर में भाई इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस। लेकिन नाम बदलने के बाद उन्होंने क्या किया? अभी तक ना संयोजक बनाया, ना चेहरा बनाया, ना कोई नैरेटिव बनाया। एक बैठक, एक रैली तक नहीं कर पाए पिछले। और हम कहां बोल रहे हैं? तो नीतीश कुमार खुद बोल रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं कि भैया ये लोग तो ये काम नहीं चलने वाला है। अभी आपने किसी का नाम लिया, तो ये हम नहीं बता रहे हैं। तो आपको ये बताना चाहिए कि भाई प्रशांत जी, जो आप इंडिया अलायंस के विषय में पहले कह रहे थे वो होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उस
अलायंस को बनाने वाले जो लोग हैं उन्होंने ना कोई समझ दिखाई, ना कुछ उनकी सोच है, ना कोई प्रयास है। एक साथ बैठ गए, चाय पानी पी लिया, प्रेस में वार्ता कर लिया, उससे क्या हो जाएगा। और जो लोग ये बताते हैं कि दलों के एक साथ आने से चुनाव जीता जा सकता है, उनका ये भ्रम है। कुछ लोग आपको उदाहरण देगा कि देखिए इंदिरा जी को सब दल मिलकर 77 में हरा दिया। भाई आप मूर्ख है। इंदिरा जी को दलों के साथ आने से नहीं हराया गया। इंदिरा गांधी को अगर 77 का जेपी का आंदोलन नहीं होता, इमरजेंसी नहीं होता, तो सारे दल आकर इंदिरा जी को हरा देते। पहले इमरजेंसी हुआ, 77 का फायदा ही क्या है। बिहार में बड़ा नेता कौन है, जमीनी नेता कौन है? जो सबसे बड़ा मूर्ख है, जिसको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, वो यहाँ का नेता है। जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले, वो यहाँ का नेता है। जो बदमाशी करे, लूट मार करे, भ्रष्टाचार करे, चोरी करे, वो बड़ा नेता है। और आप कह रहे हैं कि वो बड़े लोग नहीं दिख रहे, तो मैं तो बहुत खुश हूं कि वो बड़े लोग नहीं दिख रहे। लेकिन अगर आपकी नजर में कोई ऐसा बड़ा नेता है जिस पर इस तरह के दाग नहीं है, या जिसको समाज समझता है कि नहीं ये बिहार के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनको जोड़ना चाहिए, बिल्कुल मैं उनके घर जाऊंगा, उनके पैर पे गिरूंगा, उनका दरवाजा खटखटाऊंगा और उनको इस अभियान से जोड़ूंगा। खुद उनके सरकार में या उनका कोई अफसर गांधी जी का लिखा हुआ वो वाक्य दिखा दें जहां गांधी जी ने ये कहा हो कि सरकारों को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। ना गांधी जी ने ऐसा लिखा ना कहा। तो दो बातें, दुनिया में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप आर्थिक सामाजिक लाभ पा सकते हैं। दूसरा, गांधी के नाम पर इसको आप लोगों के आंख में धूल झोंकिए मत। और तीसरा, अगर आपने खुद की विद्वता से इसको लागू किया है तो जमीन पर तो ये लागू है नहीं। बिहार में शराबबंदी, शराब के दुकानों को बंद करने का अभियान है। शराब के दुकान बंद हो गए, होम डिलीवरी चालू हो गई। तो भाई पूरी दुनिया में आजकल होम डिलीवरी का सिस्टम है। इसका मतलब वो चीजें बिकनी थोड़ी ना बंद हो गई। अमेजोन से जो चीज बिक रही है, फ्लिपकार्ट से जो चीज बिक रही है, तो घर पे आ ही रही है। तो शराबबंदी से तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। बिहार की गरीब जनता का करीब 20,000 करोड़ का हर साल का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है जो शराब माफिया है, जो भ्रष्ट अफसर है, उसकी जेब में। वो पैसा लूट कर अपने घर ले जा रहे हैं। और समाज में अवैध शराब के कारोबार, शराब माफिया, अवैध शराब से होने वाली मृत्यु, जो युवा हैं वो काम करने के नाम पे शराब के धंधे में उनका लिप्त होना, अलग अलग तरह के नशा का करना, महिलाओं का उत्पीड़न पुलिस के द्वारा करना, ये तो सारी बातें हर दिन चर्चा में है। की खोज नहीं हो रही है, समाज को जगाने की खोज हो रही है। जब गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया, उस समय देश का कौन सा बड़ा नेता गांधी जी के साथ चंपारण में घूम रहा था? वो तो वहां के नेमलेस फेसलेस किसानों ने उनके साथ आंदोलन किया। और उस आंदोलन, उस सत्याग्रह की ताकत से अंग्रेजों को झुकाया गया। ऐसा नहीं हुआ कि देश भर में जितने उस समय आजादी के लड़ाई में बड़े नाम थे, वो सब लोग आकर बैठ गए चंपारण में, और चंपारण में उसकी वजह से विजय मिली। वो ताकत किसी बड़े नाम में नहीं, वो ताकत जनता में है। आप चाहे जितने नाम इकट्ठा कर ले, जब तक जनता नहीं समझेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कह रहा हूं कि आपने सर्वे करा लिया, और सर्वे के आधार पर आप कह रहे हैं कि समाज का एक बड़ा वर्ग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर वंचित रह गया, उसको लाभ नहीं मिला। तो अगर लाभ नहीं मिला तो पहला सवाल यह है कि लाभ आखिर मिल किसको रहा है? पिछले 35 वर्ष से तो दो ही आदमी सत्ता में बैठे हैं, वो है लालू जी और नीतीश जी। तो अगर वंचित समाज के लोगों को विधायकी में या लोकसभा में टिकट नहीं मिला, लड़ने का अवसर नहीं मिला, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? भाजपा, जेडीयू और आरजेडी। तो इन तीनों दलों को पहले ये घोषणा करना चाहिए कि कितने लोगों को वंचित समाज से उन्होंने अभी तक विधायक का, सांसद का टिकट दिया है। दूसरा बात, कितने इनके दलों में ऐसे विधायक सांसद हैं जो इन वर्गों के हैं, जो जीत कर आए हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मांझी जी बता रहे हैं कि भाई जो विधायक जीत कर आए हैं, अभी आपके मंत्रिमंडल में कितना आपने प्रतिनिधित्व दिया है, वो बता दीजिए। मतलब ये तो ऐसे हुआ चोर मचाए शोर। भाई वंचितों का अगर हक मारा गया है, जो कि दिख रहा है, तो मारने वाले तो आप ही दोनों लोग हैं। आप ही दोनों तो बैठे हुए हैं। तमिलनाडु के लोगों ने तो बिहार के वंचितों का हक मारा नहीं। भाई राज्य सरकार जो आज यहाँ बिहार में चल रही है, उसका इस वित्तीय वर्ष में बजट है बिहार सरकार का 2,46,000 करोड़, और 60% उस बजट का
सीधा 60% राशि जिन विभागों के पास है उसके मंत्री 2 व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो अगर आपको वंचित समाज को या जो समाज छूट गए हैं उनको भागीदारी देनी है तो उन्हें उन समाज के जीते हुए विधायकों को वो विभाग देने चाहिए। तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कोई मुसलमान क्यों रहेगा? उल्टा क्यों नहीं कर देते? पथ निर्माण विभाग आप किसी अल्पसंख्यक आदमी को दे दीजिए। नीतीश कुमार काहे गृह मंत्री रहेंगे? गृह मंत्री आप किसी अल्पसंख्यक को बनाइए, किसी पिछड़े को बनाइए। शिक्षा मंत्री आप किसी पिछड़े को बनाइए। स्वास्थ्य मंत्री, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन, ग्रामीण कार्य, जो बड़े विभाग हैं, ये तो सारे विभागों के मंत्री कौन हैं? नीतीश जी है, तेजस्वी जी हैं और उनके 1-2 मित्र दोस्त लोग हैं। तो अगर हकमारी हुई, क्योंकि वो कह रहे हैं, तो हकमारी हुई तो तुरंत भाई तुरंत लागू करो। इसके लिए तो सबसे पहले इस्तीफा इसलिए दो कि तुम 35 साल से हक मार रहे थे। दलित समाज के लोगों को, वंचित समाज के, अति पिछड़े समाज के लोगों को हक क्यों नहीं मिला? हक इसलिए नहीं मिला कि आपने यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था को चौपट कर दिया। जब उन समाज के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो उनको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? और शिक्षा मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है पिछले 35 साल से? सर एक क्वेश्चन, ये जो पूरा रैशनलाइजेशन है, यहाँ 13 करोड़, सिर्फ जिले की बात नहीं है, जिला, प्रखंड और पंचायत की जो संख्या है विथ रिगार्ड टू पॉपुलेशन, हम लोग की आबादी है 13 करोड़। तो यहाँ पर जो जिलों की संख्या होनी चाहिए, वो चाहे बगहा का मामला हो या यहाँ झंझारपुर का मामला हो, ये वर्षों से लंबित है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने एक तरीके से जैसे अन्य विषयों पर अपने अहंकार को के चलते उसको लागू नहीं किया। बगहा में भी उन्होंने घोषित किया बनाएंगे, पुलिस जिला बना दिया, लेकिन पूरा जिला नहीं बनाएंगे। वही हाल झंझारपुर का है। ऐसे कई जगहों पर प्रखंडों की मांग है, जिलों की मांग है। तो इसका एक पूरा रैशनलाइजेशन जो है, यहाँ जो पंचायतों की जो साइज है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। 12,000 से 15,000 की आबादी पर यहाँ एक पंचायत है। आप आंध्रा में चलिए, तमिलनाडु में चलिए, केरल में चलिए, तो वहां पर 3,000 से 5,000 पर एक पंचायत है। तो ये पूरा फिर से रैशनलाइज करने की जरूरत है, जिसमें अब यहाँ पर बिहार में इसको कभी सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करके ना पंचायत बनाए गए, ना प्रखंड और जिला बनाए गए। राजनीतिक तौर पर जब जिसको सुटेबल लगा उसने अपना वहां पे एक जिला बना दिया, एक प्रखंड बना दिया। मुझे लग रहा है कि बिहार में इसकी एक समुचित इसका अध्ययन कराकर इसको फिर से और एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयों को छोटा करने की जरूरत है, चाहे वो पंचायत हो, प्रखंड हो या जिला हो। एक एक जिला में, जैसे मैं जिस पश्चिम चंपारण की आपको बात बता रहा हूँ, वही कमोवेश स्थिति यहाँ झंझारपुर, मधेपुरा में, मधुबनी में भी है। एक एक जिला की आबादी 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख है। जो जिले के पदाधिकारी हैं वो तो अपने टेन्योर में जिला का भ्रमण तक नहीं कर पाएंगे। वो समस्या का समाधान क्या करेंगे? लोग 4-4, 5-5 महीने तो जाते ही नहीं अपने एरिया में। तो मेरा इस पे अपना मत यह है कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है, चाहे वो जिला है, प्रखंड है, पंचायत है, उसको फिर से रैशनलाइज करने की जरूरत है। देश के अन्य राज्यों में, खासकर जो आगे बढ़ गए राज्य, विकसित राज्य हो गए हैं, आगे धनी राज्य हैं, वहां के भी मॉडल को देखना चाहिए। और सब देखने से ऐसा लगता है कि इकाइयों को यहाँ जनसंख्या के हिसाब से और बढ़ाया जाना चाहिए। पढ़ने के लिए विश्व स्तरीय अच्छी व्यवस्था कैसी बनाई जाएगी? दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1,200 रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा किए जाएं? और तीसरा, हर पंचायत में जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं उनकी खेती को खाने वाली खेती के बजाय कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाए? तो ये योजना भी पदयात्रा के दौरान मैं बना रहा हूँ। ये 3 उद्देश्य हैं: लोगों को समझाना, जगाना, प्रेरित करना कि वो वो अपने समस्याओं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। दूसरा, मजबूरी में किसी गलत आदमी दल को वोट ना करना पड़े, इसलिए एक नया दल बनाकर नया विकल्प उनके सामने देना। और तीसरा, एक सोची समझी योजना जो जमीनी हकीकत को देखकर, जानकर, लोगों से राय मशवरा करके, साथ में दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय को जोड़कर बनाई गई हो, इस योजना को बनाना। और इसी के तहत करीब करीब अभी हम लोग 40-45% बिहार की पदयात्रा पूरी कर चुके, 40%, और आने वाले साल 1.5 साल में बाकी की जो बिहार की जो पदयात्रा जिन एरिया में बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद ही ये तय करेंगे कि आगे दल कब और कैसे बनाना है और आगे ये विकल्प के तौर पर आपके सामने कब आएगा। अब आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं।